7 बजे। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कई वर्षों की जलालत के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मजहब के आधार पर प्रताड़ना से पीड़ित गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने अपनी सुरक्षा और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए भारत का रुख किया। 1947 में मजहब के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ था और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत समझौता हुआ। नेहरू लियाकत समझौते के तहत ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई थी कि दोनों देशों में किसी भी हालत में अल्पसंख्यकों के साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो और उन्हें हर तरह से पूरी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। पाकिस्तान में आज भी अल्पसंख्यकों के साथ धार्मिक प्रताड़ना जारी है, यानी नेहरू लियाकत समझौता जिसकी विफलता बनी नागरिकता कानून की बुनियाद। ये वो अल्पसंख्यक हैं जो पिछले कई सालों से शरणार्थी के तौर पर भारत में बसे हुए हैं। ये सिलसिला पिछले 60 सालों से लगातार जारी है और भारत में पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी सब शामिल हैं, इनको भारत में नागरिकता का अधिकार देता है सीएए। उन शरणार्थियों के लिए लाइफलाइन है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले से भारत में अवैध प्रवासी के तौर पर रह रहे थे। नागरिकता संशोधन नियम यानी सीएए लागू होने के बाद अब शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलनी शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत हो गई है। बुधवार को भारतीय नागरिकता के शुरुआती आवेदकों में से कुछ लोगों को नागरिकता का सर्टिफिकेट सौंपा गया है। ये पहली बार है जब सीएए के तहत भारत में नागरिकता दी गई इन तमाम शरणार्थियों को। नागरिकता का सर्टिफिकेट मिलने के बाद इन लोगों की जिंदगी में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं ये भी जानेंगे और साथ ही इस कानून को रद्द कर देने जैसी जो धमकियां आखिर किस तरह की राजनीति को दिखाती हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ स्टूडियो में भी आज मौजूद हैं वो शरणार्थी जो अब सीएए के तहत भारत के नागरिक हो चुके हैं। उनका भी परिचय आपसे कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आइए हम देखते हैं कि किस तरह से सीएए का पूरा सफर जारी रहा है। 2019 में कानून के पारित होने से लेकर पहले आवेदकों को जब नागरिकता दी गई और इस बीच में इस पूरे मसले को लेकर जो राजनीति चल रही है। अत्याचार, प्रताड़ना और धार्मिक भेदभाव की चक्की में बरसों पिसने के बाद भारत में पनाह लेने वाले शरणार्थियों के लिए ये एक यादगार लम्हा है। नागरिकता संशोधन नियम 2024 अधिसूचित होने के बाद पहले नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव के हाथों नागरिकता प्रमाण पत्र हासिल करने वाले इन चेहरों पर राहत की इबारत साफ पढ़ी जा सकती है। विद दिस न्यू अमेंडमेंट एक्ट रूल्स काफ़ी ईज आउट कर दिए गए हैं, तो रिलैक्सेशंस काफ़ी हैं, तो काफ़ी जल्दी प्रोसीजर में हमें नए एक्ट के अंदर नेशनलिटी मिल गई है काफ़ी स्मूथली। ये काफ़ी सालों का स्ट्रगल था हमारा, एक और है तो एक पेपर, लेकिन ये बहुत वैल्यू रखता है। हमारे दुख दर्द को उन्होंने सुना, हमें बहुत बड़ी खुशी है। भारत माता की जय। हमारे को लग रहा है कि हमारा हिंदुस्तान के अंदर नया जन्म हुआ है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें नागरिकता मिली, क्योंकि हम भारत के हो गए। भारत से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। भारत में बहुत खुश है, बहुत इतना खुश है कि बस पूछो। आज तो नागरिकता मिल गई है, मन बहुत मतलब खुश हो गया। बस नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहते हैं, अमित शाह को धन्यवाद कहते हैं, उन्हें हमें नागरिकता दिलवाई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ आके हम खुश हैं कि हमें नागरिकता मिल गई और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शरणार्थियों ने नए नियमों के अनुसार नागरिकता का आवेदन किया। सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रदान कर दी गई। ये शरणार्थी वो हैं जो अपने देशों में धार्मिक भेदभाव और प्रताड़ना का शिकार होने के बाद 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ गए। दशकों तक शरण की आस में मुश्किल जिंदगी गुजारने वाले ये लोग आज राहत की सांस ले रहे हैं। ये एहसास बेहद कठिन यात्रा के बाद अपने घर पहुंचने जैसा है। वहाँ तो बहुत दिक्कतें थी, मतलब जो हम लड़कियां हैं वो वहाँ पढ़ नहीं पाती थी और अपनी मर्जी से घर से बाहर भी नहीं निकल पाती थी। वहाँ पे तो बहुत दिक्कतें थी। वहाँ पे हम मतलब कुछ कर नहीं सकते थे।
और वहाँ पे ऐसे कि हम वहाँ पे अपनी तरफ से कुछ काम नहीं कर सकते थे। जैसे मैं पढ़ाई करना चाहता था, वहाँ पे नहीं पढ़ पाया, और भी बहुत दिक्कतें थी। वहाँ पे खुल के काम कुछ भी नहीं कर सकते थे। मतलब हिंदू है, कुछ वहाँ पे सर उठा के नहीं चल सकता है। पाकिस्तान में बहुत दिक्कत है कि सर ये पढ़ाई लिखाई का कुछ नहीं है, जैसे अपना कोई रोज़गार नहीं है वहाँ, और महंगाई बहुत है, और बहन बेटियों की इज्जत वहाँ नहीं है, बहुत दिक्कत है वहाँ सर। हिंदुओं के लिए तो बहुत दिक्कत है, धर्म परिवर्तन में और भी खाने पीने में भेदभाव है, और त्यौहार में कोई त्यौहार व्यवहार में हर एक चीज़ में मतलब बहुत भेदभाव है। तो वहाँ के लोग हमारे को एक कुछ समझते नहीं, हिंदुओं की कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान के अंदर। वैसे जो कानून इतने लोगों के लिए सुख की नई सुबह बनकर आया है, उसका राजनीतिक विरोध भी कम नहीं हुआ। भले ही इस कानून से शरणार्थियों का लंबा और कठिन इंतजार खत्म हुआ हो, उसके बाद भी इस कानून को रद्द करने जैसी सियासी आवाजें भी सुनी गईं। वैसे इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो टूक अंदाज में चुनौती दे चुके हैं कि कोई दल इस कानून को हाथ नहीं लगा सकता। विदेशी धरती पर अत्याचार की वजह से भागने के लिए मजबूर हुए हिंदुओं और सिख भाई बहनों को आप मुझे बताइए, मेरे इन हिंदू भाइयों बहनों को, मेरे इन सिख भाई बहनों को भारत अगर नागरिकता नहीं देगा तो कोई और देगा क्या? सवाल उठाए जा रहे हैं कि संसद से पारित एक बेहद मानवीय कानून का इतना खुलकर विरोध क्यों किया जा रहा है। इस कानून को रद्द कर देने जैसी धमकियां आखिर किस तरह की राजनीति को दिखाती हैं? क्या ऐसी बयानबाजी करते हुए उन शरणार्थियों के दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं किया जा रहा जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अन्याय और उत्पीड़न की काली रात को सहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नागरिकता संशोधन कानून जिन शरणार्थियों के लिए राहत बनकर आया है, उन्होंने किन हालात का सामना किया, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले अत्याचार किसी से ढके छिपे नहीं हैं। हिंदू महिलाओं का सरेआम अपहरण करके उनका बलात्कार और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराने के मामले आए दिन सामने आते रहे हैं। इतना ही नहीं, मासूम बच्चियों को उठाकर ले जाने जैसी घटनाएं भी आम हैं। पाकिस्तानी हिंदू अल्पसंख्यकों के बार बार आवाज उठाने के बावजूद अन्याय और अत्याचार का ये सिलसिला थमने के बजाय बढ़ ही रहा है। पाकिस्तानी संसद में भी एक हिंदू सांसद दिनेश कुमार ने हाल ही में इन घटनाओं को लेकर आवाज उठाई। सिंध में पक्के के डाकू हमारी हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। जनाब, पक्के के डाकू, कच्चे के डाकू तो लोगों को अगवा करते हैं, पक्के के डाकू हमारी मासूम लड़कियों को अगवा करके मजहब चेंज करवा रहे हैं। सर, जुल्म तो देखें। संग्रार में प्रिया कुमारी मुहर्रम के महीने में वो आजादारिन को उनके वालिदैन पानी पिला रहे थे। छोटी 6 साल मासूम बच्ची है, उसको अगवा किया जाता है प्रिया कुमारी को। अभी 2 साल गुजर गए, उसका पता नहीं। और प्रिया कुमारी को जिसने अगवा किया उसका नाम नॉमिनेट है, वो भी पक्के का डाकू है, मगर उस पर कोई सिंध गवर्नमेंट हाथ नहीं उठाती। और उसके ताने बाने एक सियासी शख्सियत से मिलते हैं, मगर जुर्रत नहीं होती किसी की के उसको पकड़कर जेल में डाले ताकि हमारी प्रिया कुमारी आजाद हो सके। हमारी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है और हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। प्रिया कुमारी 6 साल जो 2 साल से जालिमों की कैद में है, और हमें तो शक है कि उसे भी मुबैना तौर पर जबरदस्ती मजहब कबूल करवा लिया गया है। हमारी बच्चियां माले गनीमत नहीं है। जनाब आला, ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है, इस पर आप रूलिंग दें। पाकिस्तान में हिंदू माले गनीमत समझा जाता है और यही वजह है कि इस हिंदू सांसद ने जब पाकिस्तान की संसद में भी इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया है, तो इसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्या हालात इस पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों और अल्पसंख्यकों के साथ है। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ वो 3 लोग जुड़ रहे हैं जो उन चंद लोगों में से, प्रारंभिक आवेदकों में से हैं जिन्हें भारतीय नागरिकता दी गई है। माधव साहब हैं, होम्योपैथी डॉक्टर हैं, पाकिस्तान के सिंध से हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। माधव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और माधव जी की पैदाइश सिंध की है और इनके परिवार के तमाम लोग थे, लेकिन 2014 में ये सपरिवार
सिंध से छोड़कर भारत वापस लौटे हैं। इन्हीं के साथ उनके बेटे हरजी हमारे साथ हैं और उनकी बेटी हैं भावना। आप सभी को भारतीय नागरिकता मिली है, सबसे पहले तो उसकी बधाई। हमारे साथ डीके दुबे साहब बैठे हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं और इसकी तमाम उन कानूनी पहलुओं पर भी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह की चुनौतियां राजनीतिक पार्टियां और विपक्ष दे रहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो सीएए को रद्द कर देंगे, इस पर भी बात होगी। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रत्नू हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डॉक्टर रत्नू का परिचय देने में गर्व महसूस होता है, क्योंकि ये वो शख्सियत हैं आज के समाज में जो पेशे से तो डॉक्टर है लेकिन इस समय जो कार्य कर रहे हैं वो एक समाज सेवक का है। डॉक्टर रत्नू एक लंबे समय से, तकरीबन 15 साल से पाकिस्तान से जो हिंदू और सिख वहां से धार्मिक प्रताड़ना झेलकर भारत पहुंच रहे हैं, ये उनका एक बहुत बड़ा सहारे के तौर पर हैं, उनको शरण दे रहे हैं, उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं। डॉक्टर रत्नू, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज के साथ। डॉक्टर अमीन रत्नू, और शुरुआत करेंगे सबसे पहले माधव जी, आप ही के पास आना चाहेंगे। हालांकि हमने देखा कि संसद में, पाकिस्तानी संसद में किस तरह से सांसद ने बताया कि क्या रहा है वहां लड़कियों के साथ। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जब 2014 में रुख किया पाकिस्तान से भारत का, तो वो क्या कारण रहे हैं? हम वहाँ भारत से आए हैं कि अभी ये सांसद ने भी सुना, तो ये 6 साल की लड़की को अगवा करके उन्होंने रखा है, तो वो सांसद खुद बोल रहे हैं कि भाई उनको धर्म परिवर्तन 6 साल की लड़कियों को, 12 साल की लड़कियों को, 14 साल की लड़कियों को, 15 साल की लड़कियों को, 16 साल की लड़कियों को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और इसमें ये इनसे बड़े जो उम्र के हैं उनको नहीं कराते, 40 साल 50 साल के इनको नहीं कराते, बच्चियों को ही कराते हैं। इसमें से जो वो इसमें मियाँ मिट्ठू है वहाँ के, जो वो अपना एक उधर के जो गुंडा है, जो वो पूरा उन बच्चियों को उधर अगवा करके उनके बंदे रखे हुए हैं, उनको रख के वहाँ से वो बच्चियों को लेके उनकी धमकियाँ दे के कि अगर आप मुसलमान नहीं होंगे, अगर ये कोर्ट में या कहाँ बयान नहीं दोगे तो आपको पूरे परिवार को हम ख़त्म कर देंगे, मार डालेंगे। और हमारे भी बहुत मेरे को परेशान किया। मेरे जो बिज़नेस था, केले का बिज़नेस था, मैं होम्योपैथिक का डॉक्टर था, मेरे गाड़ी थी, बंगला था, सब कुछ था। मेरे गुंडों ने मेरे से लाखों रुपये लिए और परेशान किया और धमकियां देने लगे, आपके बच्चों को उठा के जाएंगे और ऐसे करेंगे। ऐसे तो प्रिया कुमारी जैसे तो हज़ारें लड़कियां हैं और कितनी जो अपना दुख नहीं कह रहे हैं, वहाँ से बहुत हज़ारें लोग, हज़ारें हिंदू तड़प रहे हैं। अपना जो दर्द है वो किसको बताएं, कौन सुने? कोई सुनने वाला नहीं है। कोर्ट में जाए, पुलिस में जाए, कहाँ भी जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। जो ये अपने जो पाकिस्तान से जो आपने अभी सुना है, जो आपने दिखाया कि सांसद ऐसी बातें कर रहे हैं, तो गरीब लोग क्या करेंगे? उधर के जो है वो हमारे जो अब बस्ती में है 300 परिवार रह रहे हैं, उसमें कोई आओगे तो एक दो को जो या 5 लड़कियां जो कुछ पढ़ी होगी 5वीं तक नहीं, सारी अनपढ़ है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं वहाँ। और उनको मजबूर करके उधर खेती में रख के उनको परेशान किया जा रहा है। उनको कुछ खाने के लिए खर्चा देते हैं और कुछ भी उनको अपने आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम मजबूर होकर हमने ये फैसला कर लिया कि हम भारत जाएंगे और भारत में आए हैं। माधव जी, आप 2014 में आए हैं, तब से लेकर अभी तक अब आप लोगों को भारतीय नागरिकता मिल गई है। इसके अभाव में, जब तक भारतीय नागरिकता नहीं थी तब तक किस तरह की दिक्कतें आ रही थी, जो अब आपको लगता है कि अब आप अपने ही देश में शरणार्थी नहीं हैं? क्योंकि आप जैसे तमाम लोग वहां से जो आए हैं भारत, वो आज तक शरणार्थी की तरह से इस देश में रह रहे हैं, अपने ही देश में। तो वहाँ से हम जब भी आए थे 11 साल जहाँ तक हम एक शरणार्थी कैंप में रहे हैं, तो हमें कहाँ भी कोई बिजनेस नहीं कर सकते थे। सब बढ़ा के कहाँ बाहर जाके बिजनेस करे, या कोई अपना बच्चे कोई बड़ी नौकरी में दिलाए, या कोई अपने कुछ हमारे जो बिजनेस में आगे बढ़े। जहाँ इधर से हम जो परमिशन के बिना हम कहाँ नहीं जा सकते, जैसे एक जगह बैठे रहे थे। और वहाँ में दिल्ली में बैठे रहे, जैसे हमें छोटा सा हमारा मोबाइल कवर का कारोबार वो किया, और हमें एक जल बोर्ड मैदान था, उनमें 8 साल तक लाइट के बगैर रहे। और बहुत हमारे को यहाँ वहाँ पाकिस्तान आने से भारत में तकलीफ उठाने पड़ी, लेकिन हमें अपना भारत इतना सुंदर लगा जैसे हमारे को स्वर्ग की तरह लगा, और बहुत बढ़िया लगा, बहुत हमारे को आनंद आया।
और हमारे जो यहाँ के जो है आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के, बीजेपी के और भी जो कार्यकर्ता है। हरजी भी हमारे साथ है। हरजी 30 साल के हैं। हरजी ने एक तरह से अपने 20 साल वहां पे बिताए हैं। हरजी जानना चाहेंगे कि किस तरह की दिक्कतें, क्योंकि आप तो स्कूल जाते थे, क्या समस्याएं आप लोगों के सामने आती थी? मैडम, हम जब स्कूल में जाते थे तो हमारे में पढ़ाई में सबसे पहले तो हम जब हमारी क्लास के अंदर जब एंट्री होती थी तो ये सबसे पहले 7 कलमे पढ़ाए जाते थे। 7 कलमे पढ़ाए जाते थे। और जब हम बाहर निकलते थे कहीं होटल वगैरह में जाते थे तो हमारे बर्तन खाने के बर्तन हमारे अलग होते थे। धर्म से लेके खाने पीने उठने बैठने में हिंदुओं के साथ बिल्कुल, आप कोई भी लोग देखते थे, 10 लोग खड़े हैं दाएं बाएं तो वो देखते थे कि ये हिंदू आ गया है। हर चीज़ में मतलब हमारे दिक्कत थी। हमारे को शर्मसार करा जाता था त्योहारों के अंदर, खाने पीने में, पढ़ाई लिखाई में। तो मतलब होटलों में भी आपको अलग खाने को कहा जाता था? होटलों में हमारे लिए, होटलों में हिंदुओं के लिए अलग बर्तन उन्होंने बनाए हैं, जिन बर्तनों को बोलते हैं ये सुनारी बर्तन। जो खाने पीने में बेच कर सकते हैं वो दीन धर्म के नाम पे, तो हमारे हिंदुओं के नाम इतना अत्याचार है कि हम अगर अब यहाँ पे ये बात ना बोलें तो ही बढ़िया। भावना हमारे साथ हैं। हालांकि भावना काफी छोटी रही होंगी, लेकिन भावना की बड़ी बहनें हैं। भावना, अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि आप सब लोग हैं, अब आप लोगों को नागरिकता है, लेकिन एक तरह से एक बहुत ही कड़वे अनुभव आप लोगों के पाकिस्तान के रहे हैं। भावना, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं। मेरी जो 2 बहनें थी बड़ी, वो पाकिस्तान में पढ़ने जाती थी तो वहाँ वो बुर्का पहन के पढ़ने जाती थी और उनको वहाँ स्कूल में कलमा पढ़ाया जाता था। लड़कियों को, जो महिलाएं होती थी, किसी को डांस सिंगिंग का शौक़ होता था तो उनको मतलब अपने शौक़ त्यागने पड़ते थे। वो पाकिस्तान में अपने शौक़ मतलब कुछ भी करना चाहती है तो वहाँ पूरा नहीं कर पाती। जैसे अब हम इंडिया में आए हैं, यहाँ इंडिया में, भारत में, तो हमारी मतलब नागरिकता दे के हमें बहुत स्वर्ग जैसा भारत देखने का मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि उन्होंने हमें नागरिकता दी है। हमें रत्नू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रत्नू, आपने इन लोगों के अनुभवों को सुना, और ये तो महज 3 लोग हैं जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन आप हजारों की संख्या में लोगों के साथ काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सीए एक लंबी उम्मीद थी जो इन तमाम शरणार्थियों के लिए एक नई किरण, एक नया जीवन लेके आई है? निसंदेह, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक लाइफलाइन है इन लोगों के लिए। और बहुत विनम्रता से ये बात कि मेरा और मेरा भाई जय आहूजा, जो हम लोग संस्था चलाते हैं निमित्त एकम के नाम से जयपुर में, तो ये हमारा पूरा एक लॉबिंग हमने की थी कई वर्षों तक। राजनाथ सिंह जी, श्रीमती सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जी, जब रत्नू जी, किस तरह की समस्याएं इन तमाम शरणार्थियों को भारत में आने के बाद भी होती थी नागरिकता के अभाव में, क्योंकि आप उनके साथ लगातार काम करते रहे हैं? मैं आपका प्रश्न नहीं सुना मैंने, दोबारा। किस तरह की दिक्कतें शरणार्थियों को रहती थी भारत में? वहां से इतने प्रताड़ित होकर, इतनी प्रताड़नाओं के बाद जब वो अपने देश भी पहुंचते थे तो वो शरणार्थी ही रहते थे, शरणार्थी ही है। यानी कि अब शुरुआत हो गई है नागरिकता देने की, और यहाँ पर पाकिस्तानी है, तो एक ठप्पा तो इन विचारों पर शुरू से लगता ही था। मुझे वो दिन याद है 2014 से पूर्व, जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, और पुलिस इनको किस तरह से हैरेस किया करती थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो, FRRO ऑफिस में इनका रजिस्ट्रेशन, 1-1 साल के इनको वीजा मिलते थे। ये सब घटनाक्रम परिवर्तन शुरू हुआ 2014 में, जब मोदी जी की सरकार बनी। उसके बाद राजनाथ सिंह जी के होम मिनिस्ट्री के अंदर इन लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट्स, 1 साल का वीजा बढ़ाकर 5 साल का किया गया। इनके प्राइवेट प्रॉपर्टी की परमिशन दी गई और इनके पाकिस्तानी पासपोर्ट के आधार पर इन्हें आधार कार्ड भी इश्यूज किए गए। तो 2014 के बाद इन बेचारे सताए हुए हिंदुओं का जीवन बदल गया, और उसके लिए पूरी तरह से राजनाथ सिंह जी और श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद है कि उन्होंने इस दुखी समाज का संज्ञान लिया। देखिए, ये जो इशू है ना, ये इसके बहुत सारे कॉनोटेशंस और बहुत सारे पहलू हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक 21वीं शताब्दी में आपको स्लेवरी देखने को मिल रही है। ये बच्चे बताएंगे आपको कि वहां जो वडेरे होते हैं ना, ये मियां मिट्ठू जिसका नाम लिया है,
वहां लकड़ी के केबिन्स धरती के नीचे दबाकर हिंदुओं को गुलाम बनाकर रखा जाता है, 1 2 नहीं, हजारों की संख्या में, और केवल उन्हें खाना डाला जाता है और जिसकी मर्जी होती है उस बच्ची को उठा के उसका बलात्कार करता है। अच्छा, 2019 में यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है जी, यूरोपियन यूनियन एक निष्पक्ष अदालत जी, 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन उनके घरों से उठाई जाती हैं। मुझे बताया कि जेनोसाइड क्या होता है, और कोई यूनाइटेड नेशंस की कोई डेफिनेशन हो जिसके अंदर पूरा नहीं उतरता हो। ये 1947 में जो 16-17% हिंदू था पाकिस्तान में, जिसको बांग्लादेश को भी आप ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान को मिला लें, वो आज 3% रह गया है पश्चिमी पाकिस्तान में जी, और 7% रह गया है बांग्लादेश में। एक अंतर्राष्ट्रीय जांच कमीशन बैठना चाहिए कि ये करोड़ों हिंदू कहां गए। बिल्कुल बिल्कुल रत्नू जी और डॉक्टर रत्नू, यही लगता है कि इसकी शुरुआत एक तरह से हो चुकी है। सीएए कानून के साथ उस तस्वीर को बदलने की शुरुआत सरकार ने की है, जिसकी शुरुआती नागरिकता भी मिलने लग गई है लोगों को। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, लौटेंगे और चर्चा होगी इसी विषय पे। आज अब तक ही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद, असली स्वाद तो MDH दही वड़ा रायता मसाले से ही आता है। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। शरणार्थियों को मिला नागरिकता अधिकार, सीए के तहत नागरिकता अधिकार दिया जा रहा है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर लीगल एक्सपर्ट DK दुबे साहब भी मौजूद हैं। DK दुबे जी, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां इसको मसला बना रही हैं, हम जानते हैं 2019 में भी सीए जब पास हुआ उसके बाद से राजनीतिक पार्टियों ने इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन सरकार ने कहा था, अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, आज नागरिकता दी जा रही है। इस समय चुनाव के समय भी ममता बनर्जी सरी के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि वो सत्ता में आएंगे तो सीए को एक बार फिर रद्द कर देंगे। सीए की अगर आप एप्लीकेशन डालेंगे तो आप आने वाले समय में विदेशी हो जाएंगे। इन सब बातों को आप किस तरह से देखते हैं और क्या लीगैलिटी है? मतलब इस कानून को क्या रद्द करना अब किसी के लिए संभव है? मुझे लगता है कि जो आजकल ये चर्चा चल रही है, इनको पहले 1947 पढ़ना चाहिए। 1947 में हमारे पास 3 कानून हुआ करते थे। एक फॉरेनर्स एक्ट था, मतलब विदेश से कोई आएगा तो उसको फॉरेनर ट्रीट किया जाएगा, उसके तहत उसको डिपोर्ट किया जाएगा। दूसरा पासपोर्ट एक्ट हुआ करता था, उस समय पासपोर्ट एंट्री एक्ट कहा जाता था, तो भारत में जो घुसेगा वो पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन करेगा। और फिर भारत शासन अधिनियम 1935 था, जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमने आर्टिकल 5 से लेकर और आर्टिकल 11 तक में वो प्रावधान डाले जी। आर्टिकल 6 में हमने ये कहा कि आर्टिकल 7 में हमने ये कहा कि जो 19 जुलाई सन 1948 के बाद भारत आएगा वो आ तो सकता है,
लेकिन उसको ऑटोमेटिक नागरिकता नहीं देंगे। एक पैनल के सामने उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा, उसको ये कहना पड़ेगा कि हम स्थायी रूप से भारत में रहने आए हैं और इसके लिए हमने फॉरेनर्स एक्ट में पहले से उसमें छूट दे रखी थी। यानी कि जो पाकिस्तान से, नवनिर्मित पाकिस्तान से जो हिंदुस्तान में आएगा वो व्यक्ति फॉरेनर नहीं कहलाएगा, फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और पासपोर्ट एक्ट का भी उल्लंघन नहीं माना जाएगा अगर वो भारत शासन अधिनियम 1935 का नागरिक है तो। अब भारत शासन अधिनियम 1935 का नागरिक मतलब पाकिस्तान उस समय भारत था, तो इन कानूनों के तहत उसको आने का अधिकार था और 19 जुलाई 1948 से पहले उसको फ्री फ्लो आने का अधिकार था, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, जो इधर आ गया उसको नागरिकता अपने आप मिलेगी। ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे क्या उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी? तो उसमें भी हमने कहा नहीं, इनको हम उल्लंघन नहीं मानेंगे, इनको भारत से डिपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इनके लिए एक पैनल बिठाया जाएगा। अब वो पैनल इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं जिन और उसका समाधान ढूंढने में 50 साल वैसे लग गए डीके दुबे जी, और 50 साल के बाद 2014 के बाद इस प्रक्रिया को तेज किया गया और मौजूदा सरकार ने सीए के तहत इन तमाम शरणार्थियों को जो धार्मिक प्रताड़ना झेल के, यानी कि सिख और हिंदू जिनके साथ मजहब के आधार पर बदसलूकी अत्याचार हो रहा है और वो जब अपने देश वापस लौटे हैं तो अब वो शरणार्थी नहीं बल्कि अब वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। धीरे धीरे करके उन तमाम लोगों को नागरिकता दी जाएगी, जिसमें डॉक्टर उमेन रत्नू जैसे लोग एक बड़ा एक तरह से सहयोगी के तौर पर साबित हुए हैं। डॉक्टर रत्नू, क्या आपको लगता है कि अब, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, किस तरह की प्रताड़ना वो लोग वहां झेल रहे हैं जो अब आ चुके हैं और आवेदन जो कर रहे हैं, अब क्या उम्मीदें उनकी बढ़ रही हैं? निश्चित रूप से सीएए का पास होना एक सिविलाइजेशनल विजय थी हमारे लिए, एक सभ्यतागत विजय थी। एक देश के सॉवरेन पार्लियामेंट ने, भारत ने ये अपनी पार्लियामेंट के थ्रू मैसेज दिया पूरे विश्व को कि पाकिस्तान में वहां के अल्पसंख्यकों के साथ वो समाज भयानक विचार करता है। तो ये एक सॉवरेन डॉक्यूमेंट जिसको कि वहां के हमारे यहाँ पास किया गया। अच्छा, इसका जो आधार था वो पहला 1950 का नेहरू लियाकत पैक्ट, और जैसा कि दुबे साहब फरमा रहे थे, आई थिंक अगर वो कंटिन्यू करते तो हमें बताते, फिर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। तो सीएए जो है वो उसी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के अंदर एक संशोधन है, जिसमें हमारी मांग ये थी कि इसमें एक राइडर है। राइडर क्या है? अविभाजित भारत में जन्मे हिंदू या जिसके माता पिता अविभाजित भारत में जन्मे हो, उनको भारतीय राज्य प्रेफरेंशियल नागरिकता देगा। हमने ये कहा सरकार से कि ये राइडर हटा दें, क्योंकि वो पीढ़ी तो समाप्त हो चुकी और आज भी 1 करोड़ हिंदू वहां फंसा हुआ है। तो 1 करोड़ पाकिस्तान में, 1.5 करोड़ बांग्लादेश। इन हिंदुओं को बचाना, आज से पहले जो हुआ वो तो हम बेहोश भी थे, में थे, हमें कुछ पता नहीं था, जो भी था। अब तो ये समाज जाग चुका, आज यहाँ का हिंदू समाज जाग चुका कि 2.5 करोड़ हिंदू, जानवरों का सा व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है 21वीं शताब्दी में। अंडर द वॉच ऑफ 24/7 टेलीविजन ईरा के अंदर ये हो रहा है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रेमा फेसी 40,000 लोगों को नागरिकता देता है, लेकिन ये एक रे ऑफ होप है। पाकिस्तान के हिंदुओं, दर्जनों फोन मेरे पास आए, आंखों में आंसू भरे, खुशी से। हमने यहाँ दिवाली मनाई जब ये पास हुआ था, हमने मिठाइयाँ बांटी। तो इसमें कोई संदेह नहीं है और इसमें ये सरकार इस बधाई का पात्र है कि इस कानून को इन्होंने अपनी पूरी वामपंथी जिहादी लॉबी के पूरे प्रयासों के उपरांत भी इसको लागू किया और ये हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश में फंसे हिंदू भाइयों के लिए लाइफ लाइन है। एक लाइन कहना चाहूंगा जी। तो आत्मा विहीन लोग इस कानून का, इस अमेंडमेंट का, इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं, उनको इन कुंवारी कन्याओं का, जो 3 कन्याएं प्रतिदिन उनके घरों से उठाकर पूरा का पूरा गांव जिहादियों का जिनके साथ बलात्कार करता है, जो भी लोग इस कानून का, इस अमेंडमेंट का विरोध कर रहे हैं, इन बच्चियों का श्राप उनको लगेगा। डॉक्टर रत्नू, माधव जी, डॉक्टर रत्नू, नर्क के गामी होंगे ये लोग, जो लोग इन निरीह, इन सताए हुए, इन पीड़ित हिंदुओं की पीड़ा के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इनको धिक्कार है और इन बच्चियों का श्राप इनको लगेगा। मेरा तो श्राप लगेगा ही।
डॉक्टर रत्नू, जिस तरह से माधव जी जो होम्योपैथी डॉक्टर रहे हैं और वहां से आए, उन्होंने कहा कि 5वीं क्लास से आगे, 5वीं कक्षा से आगे वहां हिंदू लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, इस डर से कि उनका अपहरण हो जाएगा, उनको उठा लिया जाएगा और फिर समाज में भी कोई पूछ नहीं है और सरकार और प्रशासन में तो कोई पूछ है ही नहीं पाकिस्तान में। मैडम, स्कूल के करिकुलम में ये पढ़ाया जाता है कि हिंदू गंदे होते हैं, हिंदू देवी देवता राक्षस होते हैं। ये 21वीं शताब्दी में, देखिए मैं एक बहुत कट्टर हिंदू हूँ और हिंदू राष्ट्र का प्रबल समर्थक हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इस तरह का करिकुलम इस देश में पढ़ाया जाए जहां हम किसी दूसरे मजहब की बुराइयां करें। आप अपना काम करें, आप अपने धर्म की प्रशंसा करें। जो करिकुलम में हिंदुओं के प्रति घृणा सिखाते हैं, उनसे आप क्या आशा करते हैं? वो एक असभ्य समाज है और वहां से इन हिंदुओं को निकालना हम हिंदुओं का सिविलाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सभ्यतागत दायित्व है हमारा और उसमें सीए एक बहुत महत्वपूर्ण सोपान है। हरजी हमारे साथ हैं। हरजी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर रत्नू भी बता रहे हैं, आप तो वहां पे पढ़े हैं, स्कूल गए हैं, उन बच्चों के साथ रहे हैं, अपने हिंदू साथियों के साथ, आज आप भारत में मौजूद हैं। वो वहाँ के जो स्कूल में जब हम पढ़ने जाते थे तो स्कूल के जो बच्चे थे हमारे को बोलते थे आप बुतों की पूजा करते हो, आप बुतों की पूजा करते हो, आप हमारे साथ मत बैठो। हमारे को एक तरफ बिठाया जाता था। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी हमारे को इस तरीके की बातें बोलते थे कि आप दूर हट जाओ, आप बुतों की पूजा करने वाले हो, आप हमारे साथ मत बैठो जी। और भी बहुत तरीके की हैं। इस समय जो अपने पाकिस्तान के अंदर हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो हज़ारों के अंदर एक आदमी को सरकारी नौकरी मिली हुई है, लेकिन वो सरकारी नौकरी करने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए तैयार नहीं है कि कहीं मेरे को अगवा कर जाएगा और हमारे जो पिताजी वगैरह जो हैं उनके पास बड़ी बड़ी डिमांडें करेंगे कि इतने पैसे दे दो तब हम आपको छोड़ेंगे। तो इस समय पाकिस्तान के अंदर कोई सरकारी नौकरी हिंदू करने के लिए तैयार नहीं है। और एक नई अभी चर्चा में बात चल रही है कि पाकिस्तान से जो हिंदू यहाँ पे जो भाग रहे हैं ना, गिने चुने के बाद जो थोड़ी बहुत ज़मीन है उनके ऊपर ये कब्जा कर रहे हैं कि ये हिंदू भाग जा रहे हैं, मैं कब्जा कर लूँ और ये सारी ज़मीन मैं अपने हड़प कर लूँ, कहीं पड़ोसी मुसलमान ये ज़मीन को कब्जा ना कर ले। इस समय ये भी बहुत चल रहा है। पाकिस्तान गिने चुने के बाद ज़मीन है, वो आपस में कर रहे हैं कि मैं कब्जा कर लूँ, कहीं मेरा पाकिस्तानी पड़ोसी दूसरा है वो ना कर ले इसको मुसलमान कब्जा, और वो हमें इस तरीके की अभी बहुत वारदातें हो रही है। दुबे जी, ये तमाम चीज़ें जो सुनी जा रही हैं, ये जो अनुभव है जो डॉक्टर रत्नू भी शेयर कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जब ममता बनर्जी या तमाम वो राजनीतिक पार्टियां जब सीए का विरोध करती हैं तो क्या इन तमाम लोगों के, इन हिंदुओं के, इन सिखों के ये दुख नहीं उन्हें दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, मज़े की बात तो ये है कि ये विरोध कर रहे हैं, ये संसद में आते हैं, ये हाउस में जाते हैं और उसी संविधान की कसम खाते हैं जिस संविधान ने अनुमति दे रखी। जो संविधान बनते समय ही ये कहता है कि इनको वापस अगर ये आएंगे तो इनको विदेशी नहीं माना जाएगा, इनको फॉरेनर्स एक्ट में उल्लंघन नहीं माना जाएगा। वो लोग ही संसद में आकर संविधान की शपथ खाते हैं और शपथ लेने के बाद फिर विरोध करते हैं। ये मुझे लगता है कि या तो इग्नोरेंस है या फिर कोई बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। इसमें मैं आपको बताऊं किस तरह के षड्यंत्र की बू आती है दुबे जी। एक आपको मजेदार बात बताते हैं। 1947 में जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए, जो तारीख मैंने बताई 19 जुलाई 1948 से पहले, वो लोग अगर दिल्ली पहुंच गए तो भारत के फुल फ्लैश नागरिक हो गए। जैसे लाल कृष्ण अडवाणी जी की बात करें, हम इंद्र कुमार गुजराल जी की बात करें, हम मनमोहन सिंह जी की बात करें, ये देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग जो जम्मू कश्मीर में रुक गए, उन लोगों को वोट भी डालने का अधिकार नहीं मिला। आप सोच लीजिए 2019 तक उनको, वो लोग, ये लोग जो आप चर्चा कर रहे हैं, ये तो बात की है, जो पहले आ गए थे, जिनको ऑटोमेटिकली नागरिकता मिलनी थी, जिनको ऑटोमेटिकली पूरे अधिकार मिलने थे, उनको भी भारत में वेस्ट पाक रिफ्यूजी कहा जाता रहा 2019 तक। आप सोचिए कि पाकिस्तान से आ गए, हिंदुस्तान के हिस्सों में मिल गए, लोग भूल गए, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में रहे उन लोगों को वेस्ट पाक रिफ्यूजीज 2019 तक कहा गया और उनको वहां चुनाव, पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते थे, और यहां दिल्ली जो पहुंच गए वो प्रधानमंत्री बन गए। आप सोचिए कि ये भारत में आज से नहीं चल रहा है, 1947 से लगातार चल रहा है। आर्टिकल 35 कैपिटल ए जैसा एक आर्टिकल बनाया गया।
आर्टिकल 35 कैपिटल ए ये कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग रुकेंगे वहां की सरकार ये तय करेगी कि उनको क्या क्या अधिकार होंगे। उनको स्थायी निवास का अधिकार होगा कि नहीं होगा, उनको सरकारी नौकरी का अधिकार होगा कि नहीं होगा, उनको वहां पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है कि नहीं लेना, और वहां उनको प्रोफेशनल एजुकेशन लेनी कि नहीं लेनी। आप सोचिए कि कितनी पीढ़ियां निकली होंगी। तब 2019 में उनको निवासिता फुल फ्लैश मिली, वो भारत के पूर्ण नागरिक कहलाए। और उसके बाद जो 19 जुलाई 1948 की बात करी, उसके बाद का यहां तक ये 2019 तक ये लोग वो लोग हैं जिनको भारत में खानाबदोश की जिंदगी जीनी पड़ी, जबकि उनको अधिकार था, उस समय कानून में अधिकार था। अब अगर ऐसा अधिकार होते हुए भी ममता बनर्जी अगर ये कहती हैं कि हम सीएए निरस्त कर देंगे, सीएए ने कोई विशेष काम नहीं किया। सीएए ने सिर्फ इतना सा काम किया कि एक अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट होने के बजाय हमने सामूहिक रूप से मान लिया कि ये भारत के नागरिक हो गए जो लोग 5 वर्ष से ऊपर रहते हैं यहां पर। क्यों? क्योंकि 1948 में यह हुआ था कि जो लोग बाद में आए ये चेक करेंगे वाकई में ये स्थायी रूप से रहने के लिए आए कि नहीं आए। लेकिन आप सोचो जो 60 साल से भारत में रह रहे थे। डॉक्टर रत्नू और दुबे जी, आप दोनों से सवाल है कि जहां एक तरफ ममता बनर्जी और तमाम वो नेता जो रोहिंग्या के लिए जो दर्द उत्पन्न होता है वो भी शरणार्थी है देश में, फिर ये दर्द क्यों नहीं इन लोगों के लिए होता है जो वेस्ट पाकिस्तान से इतने सालों से आके उस बुरी हालत में रह रहे हैं। और कुछ तो तमाम ऐसे हैं जो वाल्मीकि समाज के थे और आज भी वो वही काम करने के लिए मजबूर थे 2019 से पहले। आखिर उनके लिए इन राजनीतिक पार्टियों का दर्द क्यों नहीं होता है? मैं आपको बताता हूं हुआ क्या कि 1956-57 में जम्मू कश्मीर में स्वीपर्स की हड़ताल हो गई। जम्मू कश्मीर ने पंजाब से कहा कि हमें स्वीपर्स दे दो। बिल्कुल, वहां से वाल्मीकि समाज के लोगों को लेके आया गया कि उनकी गंदगी को साफ किया जाए और फिर उनको वहीं बसा लिया गया क्योंकि फिर आजीवन उनकी गंदगी को साफ किया जाए, इसलिए वाल्मीकि समाज वहीं बस गया। और उसी बुरी हालत में वो 2019 तक एक तरह से ना तो कोई नौकरी कर सकता था ना किसी और जगह जा सकता था। डीके दुबे जी, ये रत्नू जी, क्या आपको लगता है कि आपके साथ भी जो तमाम साथी लोग हैं सिख और हिंदू जो वहां से आए हैं, जिस प्रताड़ना को झेल के आए हैं, क्या सीएए अब उनको लगता है, क्योंकि उसमें से बहुत से होंगे जिनका आवेदन आप ही लोगों ने भरा होगा, तो अब आप लोगों को भी किस तरह की सुविधा आने वाले समय में हो जाएगी उनके साथ काम करने में, क्योंकि उनके सारे सुख दुख का एक तरह से रखरखाव आप ही लोग कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको निवेदन किया, एक सिविलाइजेशनल स्टेप है इन द टर्म्स ऑफ द मीट ऑफ द एक्ट। दुबे साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा कुछ रिलीफ नहीं लाया है ये एक्ट। इस एक्ट का जो मैसेजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए जो राइडर हमने मांगा था कि जो अविभाजित भारत में जन्मे और जिनके माता पिता जन्मे उनको नागरिकता दी जाए, वो राइडर अभी भी नहीं हटाया गया है, वो राइडर अभी भी है। हमने कहा था कि जो वेटिंग पीरियड सिटीजनशिप का नेचुरलाइजेशन के थ्रू 12 वर्ष की प्रतीक्षा है उसको 7 साल किया जाए, वो भी नहीं किया गया। लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारतीय राज्य व्यवस्था की इच्छा दर्शाता है कि वो पाकिस्तान के हिंदुओं की पूरे विषय को संवेदनशीलता और करुणा के साथ एड्रेस करने को तैयार है। तो हम जैसे लोगों के लिए तो ये बहुत सुविधा हो जाती है, क्योंकि हमारे पास तो आईएसआई के गुर्गों के काफी घटिया किस्म के जो इनके जो मियां मिट्ठू के जो नाम ले रहे हैं, इस तरह छटे हुए बदमाशों के कई धमकी भरे फोन भी आते थे कि तुम इन काफिरों को यहाँ से निकाल रहे हो, लेकिन इसमें हमारे मुल्क का नाम बदनाम मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो जब राज्य व्यवस्था उस पूरे विषय का संज्ञान लेती है तो हम जैसे लोगों को बहुत एम्पावरिंग हो जाता है। रत्नू जी, क्या पिछली सरकारों में इस संवेदनशीलता की कमी दिखाई थी अपने ही लोगों के लिए? किसमें? पिछली सरकारों में, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये तो पिछले 40 साल से। पिछली सरकारों ने तो इनको मरने के लिए छोड़ दिया था भाई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बाकी तो बहुत लंबा डिस्कशन है इसके अंदर। जो 2004 से 14 के बीच की जो सरकार थी उसमें एक प्रावधान किया गया कि जब एक पाकिस्तानी हिंदू को भारत में आने के लिए वीजा दिया जाएगा तो जो उसका फॉर्म यहां से हम लोग यहाँ जब भारत से पाकिस्तानी हिंदू के लिए वीजा की एप्लीकेशन भारत से हम लोग निमित्त कम अपनी संस्था के माध्यम से भरकर भेजते हैं, वो प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वो साधारण व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता। उसको पहले भारत का एक स्पॉन्सर चाहिए, फिर यहाँ पुलिस वेरिफिकेशन होगा उस स्पॉन्सर का,
2004 से 14 के बीच वाली जो सरकार थी विदेशियों की, उन्होंने क्या राइडर लगाया कि एक गजेटेड ऑफिसर भी इस एप्लीकेशन को साइन करेगा। मुझे बताइए कौन सरकारी अफसर है जो अपनी जिंदगी दांव पे लगाएगा पाकिस्तानी हिंदू को निकालने के लिए। दिस वॉज इफेक्टिवली शटिंग द डोर्स ऑन दीज अनफॉर्चुनेट पीपल। और ये हमारी शिकायत है इस सरकार से भी, अभी भी वो राइडर हटा नहीं है। यहां तक कि इंटेलिजेंस ब्यूरो पुलिस वाले, मेरे मित्र है डॉक्टर नाम नहीं लूंगा उनका जी, मैं चूंकि सरकारी डॉक्टर नहीं हूं, मैं प्राइवेट डॉक्टर हूं, मैं मिन्नतें कर करके सरकारी डॉक्टरों से इनके फॉर्म साइन करवाता हूं। इस देश के मक्कार आईबी के लोग फोन कर करके उस बेचारे डॉक्टर को डराते हैं। आज 2024 की बात बता रहा हूं, अल्टीमेटली उसने हथियार डाल दी कि यार भाई अमरिंदर मेरे बस का नहीं है। डॉक्टर रत्नू, व्यवस्थाओं में बदलाव आने वाले समय में आने वाले समय में हो सकता है। इन तमाम नियमों की जो आप बात कर रहे हैं, उन नियमों में भी ढील दी जाए और उस ढील का एक बड़ा असर भी दिखाई देगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बार फिर आप सभी को बता दूं कि आज जो चर्चा हो रही है, इस चर्चा के बीचों बीच आज दिल्ली में प्रधानमंत्री ने अपनी रैली के मंच से एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि सीएए को कोई भी ताकत इस देश में अब हटा नहीं सकती है। हिंदू और सिख जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना झेलते हुए अपने देश में शरण लेने उन्हें नागरिकता मिलेगी। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, होगी चर्चा आगे। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच बनाए पाव भाजी लाजवाब। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा, अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। जीरा से प्यास बुझाएं। डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं सीए को लेकर, क्योंकि सीए के तहत भारतीय नागरिकता दी जानी शुरू हो चुकी है। 11 मार्च को अधिसूचित हुआ और अब से 2 दिन पहले ही इसका वितरण भी शुरू हो गया है। पहली नागरिकता जिन लोगों को दी गई वो हमारे साथ इस समय स्टूडियो में भी मौजूद हैं। उनमें से कुछ चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ 2 और पैनल में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रत्नू हमारे साथ हैं, उमेंद्र रत्नू जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन जो पाकिस्तान से हिंदू और सिख शरणार्थी आ रहे हैं लगातार धार्मिक प्रताड़ना झेल के, उनके साथ एक लंबे समय से पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं डॉक्टर रत्नू। डीके दुबे जी हमारे साथ हैं, लीगल एक्सपर्ट है। दुबे जी, आपके पास आने से पहले एक बार माधव जी के पास जाना चाहेंगे। माधव जी, जब 1947 में बंटवारा हुआ, क्या आप लोगों को पता था कि अब आप भारत के एक ऐसे हिस्से में चले गए जहां से आप दोबारा इधर नहीं आ सकते और आप लोगों की जिंदगी अब आने वाले समय में इतनी बदल जाएंगी? क्योंकि एक लंबा समय, ऑलमोस्ट 50 साल 60 साल आपने बिताया और अब आप भारत वापस आए हैं। तो
वो तो हम देखो तब तो हमारा जन्म नहीं हुआ था, उनके बाद हमारा जन्म हुआ था। हमारा पापा जी जो थे बेचारे अनपढ़े थे, उनको कोई ऐसे नहीं था कोई मोबाइल वगैरह, तो उनको पता ही नहीं चला था कि ये 1947 में से ये जो अपना पाकिस्तान बन गया है या ये बन गया हो, उनको पता नहीं चला। इसलिए वो उनको उनके बाद कई सालों के बाद पता चला कि ये हो गया है, तो वो नहीं आ सके। दुबे जी, तमाम ऐसे लोग जिन्हें शायद इल्म भी नहीं था कि ये क्या हो गया है 1947 में, और 47 में भी बंटवारा हुआ, देश आज़ाद कहा जाता है, देश आज़ाद तो नहीं, उसको ट्रांसफ़र ऑफ पावर ही कहा जाता है, क्योंकि कहीं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जहां ये दर्ज हो कि भारत आज़ाद हुआ था। ऐसे में इन लोगों का क्या कसूर था जो आज तक पीड़ित रहे हैं? और मौजूदा सरकारें, आप भी जानते हैं सीए को लेके जो विरोध था, और उस विरोध के बाद भी कईयों ने तो ये भी कहा कि सीए अगर लागू होगा तो किसी की अर्थी उठ जाएगी, तो कहीं कुछ और हो जाएगा, और भारत के झंडे को कंधा देने के लिए कोई नहीं मिलेगा। इस तरह के भी बयान दिए गए थे। रितु जी, जो लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं वो उनसे प्रश्न है उल्टा, और प्रश्न ये है कि चलो हमने सीएए वापस कर दिया, फॉरेनर्स एक्ट में वो दोषी तो है नहीं और पासपोर्ट एक्ट में भी दोषी नहीं है, तो वो भारत से आप डिपोर्ट तो कर नहीं सकते। जो पिछले 70 वर्ष में आ गए उनको डिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन नहीं किया उन्होंने। फॉरेनर्स एक्ट में उनको यहां आने का अधिकार था, उन्होंने पासपोर्ट एक्ट का भी उल्लंघन नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि नागरिकता ना देकर केवल उनकी प्रताड़ना ही तो कर रहे हो, क्योंकि वो अगर पूर्ण रूप से नागरिक नहीं होंगे तो सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, स्कूलों में शिक्षा नहीं ले सकते, सरकारी राशन नहीं ले सकते, सरकारी व्यवस्था का लाभ नहीं ले सकते, लेकिन भारत से बाहर तो आप भेज नहीं सकते। तो आप सीएए निरस्त करके क्या ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों को हम निकाल भी नहीं पाएंगे, लेकिन इन लोगों को यहां पर हम चैन से रहने भी नहीं देंगे? वहीं दूसरी तरफ रोहिंग्या और बांग्लादेशी अगर आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट तक करोड़ों रुपए खर्च करके पिटीशन करेंगे और उनको नागरिकता मिलनी चाहिए जिनको अधिकार नहीं। उनको किस प्रकार का अधिकार नहीं? अगर वो बॉर्डर से घुस रहे थे उस समय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस अगर उनको गोली मार देती तो वहीं मर जाते, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की आंखों में धूल झोंक कर अंदर घुस आए। उन लोगों को नागरिकता चाहिए, लेकिन जिनको अधिकार था 1947 में, उन लोगों को आप कहते हो कि हम नागरिकता अगर संशोधन आपने कर दिया तो हम वापस ले लेंगे। दूसरी बात रितु जी, पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे वेस्ट पाक रिफ्यूजीज के मामले में, और ये कह रहे थे कि दलित जो वर्ग पंजाब से गया, उन्होंने ये शर्त रखी, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा बख्शी गुलाम मोहम्मद से कि भाई आपके यहां तो निवासिता का चक्कर है और आपके पास 35 कैपिटल ए है, इसलिए हमारे नागरिक वहां क्यों जाएंगे, हमारे निवासी क्यों जाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो मेरे हाथ में है, आप इनको भेज दो, हम इनको व्यवस्था कर देंगे। उनको एक सर्टिफिकेट मिला, उस सर्टिफिकेट पर लिखा था यू आर हेयर फॉर द स्वीपर वर्क ओनली। बिल्कुल। आप सोचिए कि लिखित रूप से भारत के छोड़ दीजिए, संसार के कौन से संवैधानिक देश में लिखित रूप से किसी को स्वीपर घोषित किया जाता है? वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री ले ले, वो ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेकर आए, वो देश के किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से, विश्व की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आए, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगा तो उसके पास सर्टिफिकेट है यू आर हेयर फॉर द स्वीपर वर्क ओनली। यानी कि एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील, कितने भी बड़े ओहदे का व्यक्ति हो, वो आईएएस हो सकता है यहां पर, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब घुसेगा तो वो स्वीपर वर्क ओनली रहेगा। क्या आपने कहीं सुना है किसी देश में संसार के जहां हम दलितवाद के विरुद्ध जा रहे हैं, जहां हम ये कह रहे हैं कि भारत में इक्वालिटी होनी चाहिए, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि हम उत्थान करके देश को एक रूप बना देंगे, वहां पर आप लिखित रूप से किसी को स्वीपर घोषित कर रहे हैं? ऐसा देश के संसार के किसी कोने में नहीं हुआ जो यहां पर हुआ। और आज भी उन्हीं परंपराओं को ध्यान में रखते हुए जो आज के पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं, उन्हीं परंपराओं को पूरा करना चाहते हैं। जो लोग ये कहते हैं 35 कैपिटल ए का संशोधन वापस ले लेंगे, उनका मतलब क्या है? उनका मतलब है कि स्वीपर्स को फिर हम वही स्वीपर घोषित कर देंगे। जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 35A के तहत जो अत्याचार हो रहा था उसी को जारी रखने के लिए ही सीएए का विरोध भी लगातार हो रहा है। मंशा एक दिखाई देती है। डॉक्टर रत्नू, क्या विश्व में कोई ऐसा देश दिखता है कि जो अपने नागरिकों को अगर किसी तरह की प्रताड़ना हो रही है तो वो खुद ना रखना चाहे और उनके खिलाफ काम करना चाहे? क्योंकि सीए का विरोध अगर राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं तो वो अपने ही लोगों का विरोध कर रही हैं। बिल्कुल उचित बात है। जो 90% पाकिस्तान से आने वाले हिंदू शरणार्थी हैं वे वाल्मीकि समाज, भील, शेड्यूल ट्राइब, बड़ाई, मेघवाल, कोली, ओड राजपूत,
तो इस देश का पिछड़े जो नेतृत्व है वो अगर सीएए का विरोध कर रहे हैं तो वो अपनी दर्पण में झांक लें अपनी शक्लों को कि वे भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे, किस मुंह से अपने ही लोगों को वो छल रहे हैं और अपने ही लोगों को इन राक्षसों के सामने मरने के लिए छोड़ रहे हैं। कोई आधार ही नहीं है इसका कि इन निरीह लोगों की यहाँ आने का विरोध किया जाए। 90% आने वाला हिंदू समाज हमारे दलित समाज के लोग हैं और हमें सर आंखों पर बिठाकर इनको वहां से निकालना चाहिए। पूरे विश्व में ऐसा जेनोसाइड कहीं नहीं हुआ। मैं पुस्तक लिख रहा हूं उसके ऊपर, द हिंदूज एंड सिख्स ऑफ पाकिस्तान एन ऑनगोइंग जेनोसाइड, एक नरसंहार जो हमारी आंखों के सामने चल रहा है। ये कोई इतिहास में नहीं हुआ। ये साका जौहर नहीं है 1568 का कि 40,000 हिंदू एक दिन में मार दिए मिस्टर अकबर ने। ये नरसंहार हमारी आंखों, इट्स ऑन आवर वॉच। कोई इसकी माफी नहीं है हिंदू समाज के लिए अगर हम इसको, इन हिंदुओं को, निरीह हिंदुओं को वहां से नहीं निकालते। और मैं यहां तक कहूंगा पूरे उत्तरदायित्व के साथ, अगर आज का समकालीन हिंदू समाज, चाहे वो सामाजिक नेतृत्व हो, चाहे वो राजनीतिक नेतृत्व हो, चाहे वो जातिगत नेतृत्व हो, अगर वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं, 2.5 करोड़ हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पाता तो वो इस देश में भी नहीं बचेगा। ये मेरी पूरी दायित्व के साथ घोषणा सुन ले हिंदू समाज जी। इसलिए मुझ जैसे हिंदुओं का तो जीवन इन हिंदुओं को वहां से निकालने, मैं तो प्राण गंवा दूं लेकिन मैं इन हिंदुओं को नहीं छोड़ सकता। अंतिम सांस तक एक जीवन का मेरे कमाया हुआ रुपया इन हिंदुओं को वहां से निकालने में होगा। पर समाज ने, आप जैसे लोगों ने, और मैं समझता हूं इस राज्य व्यवस्था ने अभी गत 10 वर्षों में हमारी बहुत सहायता की है और हृदय से उनके प्रति रत्नू जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और माधव जी से जानेंगे कि अब जीवन को वो किस तरह से देखते हैं नागरिकता मिलने के बाद भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। माधव जी के पास अंत में चलेंगे। माधव जी, सबसे पहले तो यही अंत में आप जानना चाहेंगे आपसे कि अब नागरिकता, भारतीय नागरिकता मिल जाने के बाद अब किस तरह के जीवन में आप देखते हैं कि अब बदलाव होगा, अब जिंदगी और थोड़ी आसान किस तरह से आपके होने जा रही है? क्योंकि नागरिकता मिलने के बाद हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो उनको अब पढ़ाई में वो बढ़ रहे हैं। मेरी 2 बच्चियां हैं, 10th अभी 10th का पास किया है। अगर उनको नौकरी भी मिलेगी और हम वोट भी दे सकेंगे और जो सरकारी सुविधा है, जो राशन है वहाँ के, जो वो भी मिलेंगे और हम अपने हिसाब से जो बिज़नेस भी कर सकेंगे और अपना जो भारत के जो नागरिकता हैं
उनको जो सरकारी सुविधा मिल रही है वो हमारे को भी मिलेंगे, गैस मिलेंगे, बिजली मिलेगी। और हम भी हमारे जो वहाँ से हम अपने बच्चे यहाँ भारत में लेके आए हैं और ये भी हमारे एक दिमाग में कि हमारे बच्चे हैं हमारे देश में आएंगे, भारत माता में आए हैं, भारत देश में आए हैं, तो हमारे बच्चों का भी भविष्य आगे बढ़ेगा और वो नौकरियाँ लेंगे। बहुत जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं 1947 के बंटवारे के बाद अब उसके आगे भारत के तमाम नागरिकों को जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे हैं, गैर मुसलमान अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, इन लोगों को अब वो अत्याचार नहीं झेलने पड़ेंगे। और जो तमाम लोग अपनी नागरिकता के लिए एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, अब उनका वो संघर्ष भी धीरे धीरे खत्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे पैनल का, आप तीनों का, माधव जी आपका भी, आपके साथ दोनों बच्चे, डॉक्टर रत्नू आपका खास तौर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि किस तरह के हालात वहाँ हैं। DK दुबे साहब आपका भी लीगल पहलू, कानूनी पहलू तमाम इन CA के साथ जुड़े हुए, और जो लगातार राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो वो CA को खत्म कर देंगी, तो उनके लिए भी जवाब ललकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की रैली से दिया कि CA को अब इस देश में कोई खत्म नहीं कर सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। DD न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।